हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। बेसिक टर्म्स एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी, हैबिटाट, नीश, इकोटोन, इकोक्लाइन। ये सारी टर्म्स जो है ना, ये मार्क्स फेच करती हैं जब भी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में जब देखते हैं तो एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट से 15 टू 20 क्वेश्चन जो हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है इन क्वेश्चंस को लेकर कि देखिए, टर्म्स जल्दी से सुनी हुई है, हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट मार्क कर देते हैं आंसर। कई बार जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उसका डेफिनेशन क्या था टर्म का। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है इन्हीं कंफ्यूजिंग टर्म्स की वजह से आपके एग्जाम हॉल में, वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये लेक्चर है आपका। इसमें जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं एनवायरनमेंट की, उनको हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? अभी आज के टाइम पे आप कहीं पे भी खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपके आसपास में सराउंडिंग में कुछ ना कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होंगे, और आप खुद एक जीता जागता बायोटिक फैक्टर हैं। ठीक है, तो अबायोटिक फैक्टर में समझिए कि जैसे सन से जो टेम्परेचर आ रहा है, आपका और सन का इंटरेक्शन हो रहा है, सन से हमें एनर्जी मिल रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल रही हो कैसे भी, और फिर सन से ही हमारा फूड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो भी इंटरेक्शन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में होता है, इसी इंटरेक्शन को एनवायरनमेंट कहा जाता है। सो एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल कंपोनेंट और केमिकल कंपोनेंट आते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट, टेम्परेचर। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जैसे कि हम बायोलॉजी की ही तो देन है ना, बायोमोलिक्यूल्स की ही। फिर केमिकल कंपोनेंट में क्या आएगा? केमिकल कंपोनेंट में हमारे आसपास में जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, हमारे आसपास और भी गैसेस हैं, वो साइकिल में एक तरीके से चलती रहती हैं, धरती के अंदर अपना प्रोसेस करती रहती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर ही हो रही हैं। दैट्स वाई फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं। और लाइफ के प्रोसेसेस को एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, जैसे हमें फूड देता है, एनर्जी, वाटर, शेल्टर देता है। अच्छा, वन क्वेश्चन, एनवायरनमेंट जो है, क्या ऐसा है कि जितना भी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस सबके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज नो। तो क्या हम ऐसा बोले कि जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है वहां पे आपका एनवायरनमेंट नहीं है? तो उसका आंसर भी नो है। आपको यहां ध्यान देना है कि चाहे लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, एनवायरनमेंट हर जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल आपका मार्स हो गया, जुपिटर, मंगल। एनवायरनमेंट तो हर चीज का होता है, मतलब हर ग्रह का, हर जगह का एनवायरनमेंट है। अब अगर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर जाएगी तो वहां ऑर्गेनिज्म रहने लग जाएंगे, तो वो अपना हैबिटाट बना लेंगे। लेकिन अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो तब हम ये नहीं बोलेंगे कि एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट तब भी है वहां पे, लेकिन वहां पे कोई हैबिटाट नहीं है। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज हैबिटाट। हैबिटेट क्या है? ये वो फिजिकल स्पेस है एनवायरनमेंट के अंदर ही जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हो सकता है एक सिंगल हैबिटेट को शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जंगल के अंदर शेर, भालू, चीता, गाय सब लोग रहते हैं, है ना? तो ये उनका हैबिटेट हुआ। हैबिटेट बड़े इकोसिस्टम का पार्ट होता है। इकोसिस्टम वो कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, और हैबिटेट वो जगह है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करने के साथ ऑर्गेनिज्म का एक एड्रेस है कि वो यहीं मिलेंगे। मल्टीपल हैबिटेट जो है वो कंबाइन होकर एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं। सो वन हैबिटेट कैन बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट कंसिडर कर लीजिए, जैसे मछली रहेगी, क्रोकोडाइल रहेगा, शार्क, सब लोग रहेंगे उसी पानी के अंदर। और एक चीज और कि हैबिटेट जो है वो तभी बनेगा जब एनवायरनमेंट के पास लाइफ आ जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हैबिटेट हैं वो सारे के सारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हैबिटेट अल्टीमेटली तो एनवायरनमेंट से ही निकला। एनवायरनमेंट का वो कंपोनेंट जिसमें लाइफ थी उसको हमने बोल दिया कि हैबिटेट है। तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि सारे के सारे एनवायरनमेंट जो है वो हैबिटेट क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे मैंने बोला, लाइफ नहीं होती है। अगर लाइफ नहीं है सारे के सारे एनवायरनमेंट में, तो कहां से सारे के सारे हैबिटेट बन जाएंगे? हैबिटेट तो वही बनेगा ना जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट के अंदर। So all environment cannot make the all habitat, but all habitat are the part of all environment. ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी ब्रीफली यहाँ देखिए, फिर आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। एनवायरनमेंट में जैसा मैंने बोला, दो कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है, वन इज बायोटिक, अदर इज अबायोटिक। बायोटिक में मैंने एग्जांपल दिया था आपका, मेरा, जैसे हम जिंदा है, राइट? पर क्या सिर्फ जिंदा चीजें बायोटिक का पार्ट है? आंसर नहीं। जो चीज आज के टाइम पे जिंदा है, लिविंग है, प्लस कभी पास्ट में जिंदा थी, वो सब बायोटिक का पार्ट होगी।
तो मतलब लिविंग मैटर, डेड मैटर जो कभी जिंदा था, डिकेइंग मैटर जो कि मर चुका है लेकिन कभी जिंदा था, ये सब मिलके आपका बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स। इनको हम इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, हालांकि इनके अंदर कुछ और कैटेगरी होती है जैसा आप डायग्राम में आगे देख सकते हैं। सो अबायोटिक कंपोनेंट को मोटा मोटा हम तोड़ेंगे फिजिकल कंपोनेंट में। लेट मी चेंज द कलर, आपको ये दिख नहीं रहा होगा। सो देखिए, अबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आपका आएगा फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जैसे वाटर, लाइट, एयर, मिनरल्स, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल कंपोनेंट हैं, लेकिन ये जिंदा नहीं है, अबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, वो कौन से कंपोनेंट होंगे? ये वो कंपोनेंट है जो हमारे आसपास हवा के गैसेस के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आपका पानी हो गया। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों ही अबायोटिक का पार्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं उनमें सी और एच यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिनरल से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, और इनमें एटलीस्ट एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो पक्का ही मिलेगा। इसको आप ऐसे याद रखिए कि ऑर्गेनिक मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जो चीजें पाई जाती हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगी। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक में हमारी बॉडी के बाहर जो चीजें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब। ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यहाँ डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अबायोटिक कंपोनेंट एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं टू क्रिएट द एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए अगर अबायोटिक कंपोनेंट आपका चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल हम मार्स पे या चंद्रमा पे जाके क्यों नहीं रहते? बिकॉज वहां का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। मार्स का एनवायरनमेंट क्यों कंड्यूसिव नहीं है? क्योंकि वहां की हवा यानी कि वहां का जो एयर है वो सही नहीं है, वहां पे टेम्परेचर हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट ही तो हुए ना मार्स के अंदर, जो एक लिमिटिंग फैक्टर क्रिएट करते हैं टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव सो दैट वी कैन लिव। अगर ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होते, मतलब ये सब चीजें अबायोटिक कंपोनेंट वहां पे सेट होते हमारे हिसाब से, तो वो हम वहां पे रहना शुरू कर देते। तो अबायोटिक कंपोनेंट एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट बन रहा है इनके थ्रू, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन जो है रिसोर्सेज के लिए वो लगने लग जाता है। जब लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो हर कोई अपना बोरिया बिस्तर लेके यहीं पे आता है जहां पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनने लगता है, और फिर वहां पे कॉम्पिटिशन जनरेट होता है। जैसे कि एक आपका सप्रूस का पेड़ होता है, ट्री, उस पे वॉबलर नाम का स्पीशीज जो है बर्ड वो पाया जाता है। वो वॉबलर जो है एक मतलब उन्होंने बांट रखा है पेड़ को, वॉबलर की डिफरेंट वेराइटीज है। जैसे इतने सेक्शंस पे फर्स्ट वॉबलर रहेंगे, फिर दूसरे वाले पे सेकंड की फैमिली रहेगी, थर्ड वाले पे थर्ड की फैमिली रहेगी। तो ये कंपटीशन उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पर अगर यही ये लड़ने लग जाएं तो ये वाले पेड़ पे एक साथ रह भी नहीं पाएंगे और फिर खुद को एक दूसरे को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो कंपटीशन जो है रिसोर्सेज के लिए वो क्रिएट होता है थ्रू द अबायोटिक कंपोनेंट, बिकॉज अबायोटिक कंपोनेंट एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमस के बारे में लिखा गया है, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आपका अबायोटिक कंपोनेंट। और ये मिट्टी के अंदर पाई जाती है। जब भी आपकी मिट्टी के अंदर कुछ पेड़ पत्ते जीव जंतु मर के गिर जाते हैं तो वो डीकम्पोज होने लग जाते हैं, उस टाइम पे उनके ऊपर ये ह्यूमस नाम का जो सब्सटेंस है वो जमा होने लग जाता है। तो सॉइल में बेसिकली हमारे दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एक आपको अबायोटिक भी मिलेगा और बायोटिक भी मिलेगा। बायोटिक किसकी फॉर्म में, जैसा मैंने बोला, डेड और डिकेइंग मैटर, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, वो भी मिलेगा सॉइल के अंदर। और अबायोटिक में ह्यूमस और मिनरल के फॉर्म में आपको ये मिलेगा मिट्टी के अंदर। इकोसिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? तो देखिए, इकोसिस्टम वो फंक्शनल यूनिट है जहां पे एनवायरनमेंट तो है ही, एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इकोसिस्टम क्या हुआ अल्टीमेटली? इकोसिस्टम वो पार्ट हुआ एनवायरनमेंट का जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और लाइफ मतलब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन भी कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। सो बेसिकली तीन मोटी मोटी टर्म बनती हैं, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। इसको बहुत आसानी से समझिएगा। सबसे पहले इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती है। एनवायरनमेंट के अंदर वो कंपोनेंट भी आएगा जहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। सो एनवायरनमेंट में लाइफ हो भी सकती है, लाइफ नहीं भी हो सकती, और ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मिलकर आपका एनवायरनमेंट जो है वो बनाते हैं। एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का क्या होगा? केमिकल इंटरेक्शन होगा।
अब इकोलॉजी क्या है, ये सिर्फ समझने वाली टर्म है, मतलब जब हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, स्टडी करना शुरू किया तो इकोलॉजी की टर्म आई। मतलब जब भी हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसका इंटरेक्शन देखते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ प्लस एनवायरनमेंट के साथ, उसी की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगी। सो जितने भी इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट के अंदर, जितने भी इकोसिस्टम है वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं, तो ऑल इकोसिस्टम्स आर एनवायरनमेंट। लेकिन ऑल एनवायरनमेंट डू नॉट क्रिएट द इकोसिस्टम, सारे के सारे एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम नहीं हो सकता, बिकॉज एनवायरनमेंट में वो चीज भी आती है जहां लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, और जहां लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती वहां ना तो इकोसिस्टम होगा ना ही हैबिटाट होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स स्पेसिफिकली डिटेल में। सबसे पहले बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की बात कर लेते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट में मोटा मोटा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर आते हैं। अब देखिए कैसे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो वो हो गए जो जिंदा हैं, लिविंग वाले, और मैंने दूसरा बोला था जो मर चुके हैं पर कभी जिंदा थे, वो सब डीकंपोजर के अंदर आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। इसमें वो हैं जो कि अपना फूड, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, फिर आपके जो प्लैंक्टन्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी इनको कहते हैं, ये भी सन की रेज में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट्स वाई ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेना, ऑटो का मतलब होता है खुद से ही जनरेट करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से जाने जाते हैं। कंज्यूमर्स को हम लोग आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को या सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को ही खाएंगे और किसी चीज को नहीं खाएंगे। सो दे फीड डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल आपका हिरन हो गया, रैबिट हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, ये सब आपके पेड़ पौधे ही खाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं। जैसे कि जो स्नेक है वो रैबिट खा लेगा, फिर फॉक्स है जो आपकी डियर खा सकती है, रैबिट खा सकती है, इसी तरीके से आपका उल्लू हो गया। टर्शरी कंज्यूमर को हम लोग टॉप प्रीडेटर या फिर ऑमनीवोरस भी कहते हैं। जो आपके टर्शरी कंज्यूमर होते हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब कार्निवोर्स को खाते हैं। जैसे आपका लायन हो गया, ये स्नेक को खा सकता है, फॉक्स को खा सकता है। फिर आपका शार्क हो गई, ईगल, इवन ह्यूमंस, हम लोग भी क्या है, टॉप प्रीडेटर में आते हैं, यानी कि हम लोग भी टर्शरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। और फिर उसके बाद डीकंपोजर्स जो हैं इनको डेट्राइटिवोर्स भी कहा जाता है। डीकंपोजर वो हैं, जैसे मैंने बोला कि मरने के बाद का चीज है ना, मतलब कभी ये जिंदा थे। तो डीकंपोजर में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मान के चलिए कोई भी जानवर मरा है ना, उस जानवर के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट वगैरह था, लिपिड था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, सब था। अब जब वो मर गया तो उसकी उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को दोबारा से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट के साइकिल को चलाना, ये सारा काम डीकंपोजर करते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द इकोसिस्टम लेके आते हैं। एग्जांपल्स आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गए। अब जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको हम डेट्राइटस कहते हैं। तो डेट्राइटस को जो चीज खाएगी उसको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोर्स बोलेंगे। डेट्रीवोर का एग्जांपल है आपका अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो डायरेक्टली डेट्राइटस या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने लग जाते हैं। अब इसी में जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हमने पढ़े, मोटा मोटा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर है इनको हम मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं। बाकी डीकंपोजर, फेगोट्रॉफ और ऑस्मोट्रॉफ को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। तो माइक्रो कंज्यूमर में फेगोट्रॉफ कौन हो गए, जैसे हम हुए, इंजेस्ट मतलब कि निगल के खाना। ऑस्मोट्रॉफ कौन से हो गए, जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू अपना खाना या न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका जो मटेरियल होता है वो ट्रेवल करता है। तो आम सी बात है, वो जो मटेरियल ट्रेवल कर रहा है वो डिसॉल्व है, घुलनशील है, घुला हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको अपटेक किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। अब एक चीज और, डीकंपोजर्स को डेट्राइटिवोर्स और सेप्रोट्रॉफ दोनों नाम से जाना जाता है। इनको सेप्रोट्रॉफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डीकंपोज करते करते ही अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। अबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स। यह डायग्राम में भी चीजें दी गई हैं। हम धीरे धीरे करके एक एक कंपोनेंट को देखेंगे और देखेंगे कि अबायोटिक के जो फैक्टर्स हैं उनका ऑटोट्रॉफ्स पे क्या इफेक्ट होता है। ऑटोट्रॉफ्स कौन से, जो कि आपके प्राइमरी जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है वो एक अबायोटिक कंपोनेंट है। अब ये ऑटोट्रॉफ को कैसे इफेक्ट करेगा, प्लांट्स का एग्जांपल लीजिए, सीधा सीधा प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट।
अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो प्लांट जो है वो मर जाएगा, क्योंकि प्लांट के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोगुलेट हो जाना। दरअसल ये प्रोटीन बैक्टीरियाज में पाया जाता है। अब आम सी बात है, प्लांट जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वो मर जाएगा और प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो मॉइस्चर जो है वो फ्रीज हो जाएगा प्लांट के अंदर, और प्लांट जो है मॉइस्चर को रिटेन कर नहीं पाएगा, लीव्स को पहुंचा नहीं पाएगा, तो प्लांट्स के जो सेल हैं वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनमें पानी की कमी हो जाएगी और टिश्यूज जो है उनमें भी ड्राइनेस आ जाएगा, इसको डेसिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? अच्छा, टेम्परेचर की एक और चीज ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर जो है इसमें टेम्परेचर से मतलब अभी ऐसा तो नहीं है कि ऑटोट्रॉफ पे ही केवल इफेक्ट करेगा आपका ये एबायोटिक कंपोनेंट जो है टेम्परेचर, ये कंज्यूमर्स पे जाने की हमारे ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। तो हमारे ऊपर इफेक्ट करने के लिए हम इसको कैसे स्टडी करते हैं? यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल की कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया जाता है। अगर यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म है वो रह सकता है। स्टेनोथर्मल का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो है अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ, थोड़ी सी भी रेंज बदली, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। इसका एग्जांपल है आपकी मछली। मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं वो मर जाती है, राइट, क्योंकि उसको बाहर के टेम्परेचर की आदत नहीं होती, इसलिए उसको स्टेनोथर्मल की कैटेगरी में डालेंगे। और फिर टेम्परेचर जो है ये एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेजिटेशन जो है टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में आपके श्रब पाए जाएंगे, वही आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाइए तो कॉनिफर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन एक कैसे एबायोटिक कंपोनेंट हुआ, कैसे इफेक्ट करेगा ऑटोट्रॉफ को? देखिए, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को चाहिए होता है, अमोनिया के फॉर्म में चाहिए होता है ना, उसी से वो अपना जो भी प्रोडक्शन वगैरह है उसका प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन जो माइक्रोब है, जो एनवायरमेंट में माइक्रोब्स घूम रहे हैं, उनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए ना। तो आपस में इनमें क्या लग जाता है? कॉम्पिटिशन लग जाता है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो एज अबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या हो गया? एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अब लाइट की बात करेंगे। लाइट अगर बहुत हाई है तो उसकी वजह से, लाइट रोशनी बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट में ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे प्लांट है इस तरीके का, प्लांट की जो रूट्स हैं वो नीचे से पानी खींचेंगी और ऊपर तक पहुंचाएंगी, है ना, और लीव्स तक, इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और लीव से ये पानी जो है वो सन जो है वो सोक कर लेगा, इवेपोरेट कर लेगा, खींच लेगा। तो जैसे ही हाईलाइट होगी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, रूट्स को ज्यादा फेवर मिलेगा क्योंकि रूट्स और तेजी से पानी खींचेंगी क्योंकि उनको लगेगा कि पानी चाहिए। स्टेम्स जो है वो छोटी हो जाएंगी, लीव्स जो है वो थिक यानी कि मोटी हो जाएंगी ताकि पानी का लॉस कम हो पाए। अगर लाइट लो है तो फिर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग धीरे धीरे होगी। लेकिन अगर लाइट लेस देन मिनिमम है, जितनी चाहिए उतनी भी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है और प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी ऑल नो इट हैपेंस इन द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फूड का प्रोडक्शन करते हैं। रेड और ब्लू लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। हमने बचपन में क्लोरोफिल पढ़ा था, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, पर इसका मतलब ग्रीन लाइट सपोर्ट नहीं करती। लाइट यहाँ पे रेड और ब्लू होती है जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को क्या करती है? हाइप करती है, या कह लीजिए थोड़ा बढ़ाती है। रेड लाइट से क्या होता है? लाइट का जो रेड कंपोनेंट है उससे जो प्लांट्स हैं वो एट्यूलेटेड बनते हैं, यानी कि लंबे लंबे बड़े बड़े बनते हैं, सेल का इलोंगेशन होता है। अगर ब्लू लाइट है तो प्लांट्स स्मॉल बनेंगे, अगर यूवी लाइट पड़ रही है तो प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से ड्वार्फ बनेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे डाईबैक के फिनोमिना को। डाईबैक का फिनोमिना क्या होता है कि अगर प्लांट ऐसी कंडीशन में चला गया जहां उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स या फिर एम्बियंट टेम्परेचर और माहौल नहीं बन रहा, तो स्ट्रेस की वजह से प्लांट खुद को मारना शुरू कर देता है। लेकिन प्लांट ऐसा है, प्लांट के नीचे आपका रूट्स हैं, ऊपर स्टेम वगैरह हैं, पत्तियां वगैरह। प्लांट कभी भी खुद को नीचे से नहीं मारता, मतलब खुद की जड़ या रूट को कभी खत्म नहीं करता। प्लांट जो है डाई बैक करता है, यानी कि टिप्स मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मरना शुरू होता है, और ये अक्सर ड्राउट या सूखे के टाइम पे होता है। और फिर प्लांट ऊपर से नीचे मरता हुआ आता है, लेकिन प्लांट की जो रूट्स है ना वो सालों साल जिंदा रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है साल और आपका रेड सेंडर। अब फ्रॉस्ट क्या करता है? फ्रॉस्ट में सॉइल यानी मिट्टी का जो मॉइस्चर है ना वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। अब जब मिट्टी का मॉइस्चर जम जाएगा तो जो नीचे रूट्स हैं वो जब पानी खींचने की कोशिश करेंगी ताकि पत्तियों को सप्लाई कर पाए, वो पानी उनको मिलेगा नहीं। तो वो ट्रांसपिरेशन का ये जो प्रोसेस है इसको और ज्यादा जोर से करेंगी ताकि जितना पानी आ सके वो आ पाए। तो इससे ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
अब ट्रांसपिरेशन जब इंक्रीज होगा तो जो भी पानी ऊपर रूट्स खींच के लेके जा रही हैं वो पानी तो कम होगा, उसमें ज्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा जो मिट्टी से वो खींच लेंगी, क्योंकि पानी तो जमा पड़ा है, तो वो खींचेंगी क्या, अल्टीमेटली वो सॉल्ट ही खींच रही होंगी पानी के फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, प्लांट के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में कैंकर फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, प्लांट खत्म होने लग जाता है। अब स्नो कैसे रोल प्ले करती है, अगर स्नो यानी कि बर्फ पड़ गई तो वो क्या करेगी, ग्रोथ पीरियड को थोड़ा सा कम कर देगी, मतलब प्लांट का ग्रोथ थोड़ा आसानी से नहीं हो पाएगा, प्लांट का ग्रोथ थोड़ा आसानी से होने लग जाएगा, क्योंकि स्नो क्या करती है, प्लांट की पत्तियों को थोड़ा कवर कर देती है, ढक देती है। तो जो पत्तियों से सन के द्वारा खींचा जा रहा था पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, वो नहीं खींच पाएगा। जब कम खींचेगा तो प्लांट इजीली ग्रो करेगा, तो इसीलिए प्लांट का जो ग्रोथ पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा। और स्नो प्लांट को इंसुलेट करती है, ब्लैंकेट के तौर पे इसको बचा के रखती है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाटर जैसे हमें पता है एक्वस मीडियम, यानी कि पानी तो चाहिए प्लांट को रिएक्शंस करने के लिए। लाइट में यूवी कंपोनेंट जो है वो डेफिनेटली प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि इससे प्लांट्स बहुत ड्वार्फ बनते हैं और हमारे लिए तो डेंजरस है ही। अब एयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एयर में गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सॉइल में हमारे पास नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सारी चीजें हैं। अब मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी अबायोटिक फैक्टर में आती हैं। सैलिनिटी भी अबायोटिक फैक्टर है। सैलिनिटी में भी जो ऑर्गेनिज्म एक सर्टन काइंड ऑफ सैलिनिटी की रेंज को, ज्यादा बड़ी रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको हम यूरिहेलाइन कहते हैं। जो नहीं बर्दाश्त कर सकते ज्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उनको स्टेनोहेलाइन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोलॉजी की। सो इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैक्केल इन 1866। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं उसी को इकोलॉजी कहते हैं, और इसको स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझना पड़ता है। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो हमने ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी बांट दी कि कभी सिंगल ऑर्गेनिज्म रहा, फिर उसने एक ग्रुप बना लिया, ये सब चीजें। अभी देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले इंडिविजुअल काइंड ऑफ लेवल आता है, जहां पे इंडिपेंडेंट तरीके से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पुराना बैक्टीरिया, एरके बैक्टीरिया, जब ये धरती बनी थी तो ये सिंगल ही तो एग्जिस्ट कर रहा था। स्पीशीज, स्पीशीज वो होते हैं जो कि जो ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में इंटरब्रीडिंग उनमें पॉसिबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो ऑफ स्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपके ह्यूमंस हो गए, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ मीटिंग कर सकता है, इस इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम होमो सेपियंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्पीशीज के अंदर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंटरब्रीडिंग जब करें तो अपने ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ करें, एक्सेप्शंस है इसमें। जैसे कि अगर टाइगर है, टाइगर के स्पीशीज को टाइगर के साथ ही मेटिंग करनी चाहिए, पर यहाँ पे लाइगर का केस देखने को मिलता है, जहां पे लॉयन और टाइगर जो है वो मेटिंग करते हैं तो लाइगर का जन्म होता है। ऐसे ही म्यूल का जन्म कब होता है, जब हॉर्स और डंकी आपस में मेटिंग करते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज जब एक डिफाइंड एरिया में ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पाए जाते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। सेम स्पीशीज माने जैसे कि हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन होगी, हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं और सारे के सारे वहां पे ह्यूमन हैं एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन सर्टन एरिया, तो बोलेंगे वहां पे इतनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इसीलिए तो बोलते हैं ना यहाँ के राज्य की इतनी आबादी है, इतनी आबादी है, किसकी आबादी, ह्यूमंस की आबादी। तो हम सेम स्पीशीज की जब ग्रुपिंग कर देते हैं इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स की, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारी पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करेंगी और वो आपस में इंटरेक्ट भी करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे डॉग्स हैं, उनकी पॉपुलेशन और ह्यूमंस की पॉपुलेशन कहीं एक साथ रह रही हो तो वो कम्युनिटी बन गई, राइट। अब इस कम्युनिटी का नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम रखा जाता है जो भी डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होगा उस टाइम पे उसके नाम पे। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स एक कम्युनिटी है, पर क्या ग्रासलैंड्स की कम्युनिटी में ऐसा नहीं होगा कि वहां पे पेड़ पौधे भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे, पर ट्री के नाम से क्यों नहीं रखा, क्योंकि वहां मेजर तादाद में आपको ग्रासलैंड्स ही मिलेंगे, तो नेम रखा जाता है आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। लेकिन वहां और भी पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती होंगी, ग्रासलैंड्स के ही एरिया में आपको हिरन मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, चीते मिलेंगे, हर कोई मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेजोरिटी में वहां क्योंकि ग्रासलैंड फैला हुआ है, दैट्स व्हाई वी सेड कि ये ग्रासलैंड कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी की कैटेगरी जो है वो मेजर और माइनर हो सकती है। जो मेजर कम्युनिटी है वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होती है और अपना खाना वाना सब खुद बनाती है, और ये बहुत बड़ी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एग्जांपल है आपका फॉरेस्ट। माइनर कम्युनिटी जो है ये छोटी होती है और डिपेंडेंट होती है, मतलब इनको अपने जिंदा रहने के लिए नेबर्स का सहारा चाहिए होता है। इसके एग्जाम्पल है आपका लाइकेन मैट। जो आपका लाइकेन है वो काऊ का जो डंग होता है उसी के ऊपर लाइकेन मैट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जी पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब
स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसमें वेरिएशन जो है वो बहुत मिनिमम होता है और डिस्टर्बेंस जो है वो उसके अंदर नहीं होता। ये हमेशा डिस्टर्बेंस को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। नाउ विल सी अबाउट द इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का मान के चलिए जॉब प्रोफाइल क्या है, वो काम क्या करते हैं, उनका जो भी मतलब हेड टू टो इंफॉर्मेशन है और जो भी उनके आसपास की डाटा है वो सारी निश में आती है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम किसी भी स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं। तो रोल और पोजीशन क्या है स्पीशीज का एनवायरनमेंट के अंदर, उसी को इकोलॉजिकल निश कहा जाता है। अब इसका स्पीशीज का रोल और निश क्या, रोल और पोजीशन क्या क्या देखा जाएगा कि हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ वो रहता है, खाता क्या है, रिप्रोडक्टिव यानी कैसे ब्रीडिंग करता है, फिजिकल नीड्स क्या है उसकी, ये सब उसका इकोलॉजिकल निश की कैटेगरी में आएगा। इसी से हम क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं स्पीशीज का। एग्जाम्पल, आपके जो मैंग्रोव्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? जहां पे सैलाइन एरिया होगा और ये इंटर टाइडल जोन यानी कि जहां पे टाइड्स फ्रॉम होती होंगी, क्योंकि टाइड्स समुद्र का पानी अंदर लेके आती हैं और सैलिनिटी बढ़ा देती हैं, तो वहीं पे इंटर टाइडल जोन के सैलाइन एरिया में मैंग्रोव्स पाए जाएंगे। तो मैंग्रोव्स का निश हमें समझ लग गया। तो कभी भी मैंग्रोव्स कहीं पे भी उगाने हैं तो हमें समझ लगेगा समुद्र के पास में इंटर टाइडल जोन में ही उगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये कोस्ट लाइन को वहां पे स्टेबलाइज करते हैं और खुद को सस्टेन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो बीज होती हैं वो क्या करती है? पॉलिनेशन करती हैं, प्लांट के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें इनका निश पता लग गया, इनका काम पता है क्या ये करती हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं। हैबिटेट क्या है? एड्रेस है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं, बहुत सारे स्पीशीज एक कॉमन हैबिटेट शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दो स्पीशीज का निश जो है वो सेम नहीं होगा। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज जो है उसको भगवान ने अलग अलग रोल, अलग अलग जॉब प्रोफाइल दे रखा है। वो सेम काम नहीं करते हैं, सेम निश शेयर नहीं करते। अगर सेम काम कर रहे होंगे तो उनका फूड अलग होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, कुछ तो चीज अलग होगी ही। तो इकोलॉजिकल निश जो है वो कभी भी दो स्पीशीज का सेम नहीं हो सकता है। टाइप्स की बात करते हैं, इनको फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश की कैटेगरी में बांट सकते हैं। फंडामेंटल निश का मतलब कि जो भी थ्योरी के बेसिस पे हमने अंदाजा लगाया कि ये एनवायरमेंटल कंडीशन किसी स्पीशीज के लिए चाहिए होती है, वो हो गया फंडामेंटल निश। रियलाइज्ड वाला क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या कंडीशन और रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए चाहिए। अब बात करते हैं निश और एक्सटिंक्शन का क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का निश समझ जाते हैं तो हमें समझ लग जाएगा कि वो कितनी जल्दी एक्सटिंक्ट होगा और उसको कैसे बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेशलाइज्ड निश है, जैसे आपका जायंट पांडा है, वो सिर्फ बैम्बू खाता है। अगर कल को बैम्बू खत्म हो गए, फॉरेस्ट खत्म हो गए, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये हो गया उसका स्पेशलाइज्ड निश, मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशन से ही अडेप्ट होके रखा हुआ है खुद को, और कुछ वो और किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें बैम्बू को हमेशा कंजर्व करके रखना होगा अगर हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं। ये है स्पेशलाइज्ड निश, राइट। फिर कंपटीशन, मतलब मल्टीपल जो स्पीशीज होते हैं वो सेम जॉब प्रोफाइल के लिए लड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी रेड स्क्विरल की पॉपुलेशन है यूके के अंदर, वो इसलिए डिक्लाइन हो गई क्योंकि बाहर से ग्रे स्क्विरल को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। मैंने बोला ना आपको कि एक हैबिटेट के अंदर दो स्पीशीज का सेम निश नहीं हो सकता, पर ऐसा तो हो सकता है कि ये एक हैबिटेट है ए, ये है बी, यहाँ पे भी एक स्क्विरल है गिलहरी है, यहाँ पे भी एक गिलहरी है। ये गिलहरी जो ए में रोल प्ले कर रही है और यही गिलहरी यहाँ बी में कोई रोल प्ले कर रही है, पर इस गिलहरी को अगर मैं यहाँ बी वाले में ले जाऊं तो रोल तो सेम ही करेगी ना, पर हैबिटेट बदल दिया मैंने, तो यहाँ कॉम्पिटिशन लग जाएगा दोनों के बीच में। तो फिर बचेगी सिर्फ एक। यही चीज हुई, मल्टीपल स्पीशीज जब सेम निशे के लिए लड़ते हैं क्योंकि उनको सेम हैबिटेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो कंपटीशन जनरेट हो जाता है। हैबिटेट लॉस कैसे एक रीजन है। अगर डिस्ट्रक्शन कर दिया आपने किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के हैबिटेट का, तो वो दूसरी जगह हैबिटेट में, दूसरे हैबिटेट में घुसेगा, दूसरे हैबिटेट में घुसेगा तो दूसरे के जॉब प्रोफाइल में या निशे में घुसेगा। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल फ्लोरिकन जो है, ये एक ग्रासलैंड बर्ड है और हैबिटेट इसका खत्म होता जा रहा है, तो ये धीरे धीरे या तो खुद खत्म हो जाएगी या नया हैबिटेट ढूंढेगी और वहां कॉम्पिटिशन लगेगा। क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से निशे जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोलर बियर को हम देखें तो आर्कटिक आइस में ज्यादातर मिलते हैं। आर्कटिक आइस हो रही है श्रिंक, यानी पिघल रही है, खत्म हो रही है। अगर ये श्रिंक होती जाएगी तो कहाँ वो हंट करेंगे, कहाँ अपना भोजन ढूंढेंगे जाके, तो अल्टीमेटली भोजन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि बहुत सारे हमने फैक्टर्स देखे जिसकी वजह से आपका निश जो है वो वेरी कर जाता है ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पाते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका पहले ओरिजिनल में जॉब प्रोफाइल या निश कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने समय के साथ खुद को अडेप्ट कर लिया और अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल,
जो आपका पेपर्ड मॉथ है, ये बहुत लाइट कलर का होता था और लाइकेन के साथ ब्लेंड करके रहता था। इसने एडेप्टेशन कैसे किया, मतलब जैसे जैसे पेड़ का रंग बदला, क्योंकि पेड़ के ऊपर कार्बन जमा होने लग गया, सूट जमा होने लग गया, तो उसी सूट का रंग काला काला देख के इसने खुद का रंग बदलना शुरू कर दिया, तो ये हमेशा बचता चला गया, इसका शिकार नहीं हो पाया। इसी तरीके से गैलपैगोस जो फिंकेज ऑर्गेनिज्म है, ये एक सीड ईटिंग, मतलब बीज को खाने वाला बीक था इसका, इसकी चोंच थी, सब में वो चोंच सेम पाई जाती थी। लेकिन समय के साथ जैसे फूड के सोर्स बदलने लगे, इन्होंने अपनी बीक की जो शेप है ना वो भी बदलनी शुरू कर दी। क्यों बदली इन्होंने अपनी बीक की शेप, ताकि इनको बाकियों के साथ कंपटीशन ना करना पड़े फूड को लेकर। इसी तरीके से कोरल स्पीशीज जो है ये वार्म या फिर शैलो ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज से इतना टेम्परेचर बढ़ने लग गया कि ये वार्मर टेम्परेचर में भी खुद को सर्वाइव करने लग गए, क्योंकि इनको समझ लग गया हमारी ब्लीचिंग तो होती ही रहेगी, पर इससे हम खत्म तो नहीं हो सकते, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। पोलर बियर्स की बात करें तो पोलर बियर्स सील जो है उनका हंट करते थे, और अब क्योंकि हमें पता है आइस कैप खत्म होते जा रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, तो इन्होंने धीरे धीरे लैंड पे आना शुरू कर दिया और वहां पे आके शिकार करना शुरू कर दिया टेम्परेरी सर्वाइवल के लिए। इसी तरीके से आपके कोयोट हैं, ये प्लेन्स या फिर ग्रासलैंड में पाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अर्बन एरिया में, शहरों में बसे हुए इलाकों में भी आने लग गए, क्योंकि इनके इलाके खत्म होते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपकी किकलेट फिश है, ये एल्गे और प्लैंकटन को खाती थी, और ये एल्गे और प्लैंकटन को खाना शुरू कर दी, और लेक विक्टोरिया में इसी तरीके से ये सर्वाइव की। कंगारू के जो रैट्स हैं, हमें पता है वो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहां पानी ज्यादा नहीं होता, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, ड्राई डेजर्ट में भी खुद को सर्वाइव करना शुरू कर दिया, वाटर का रिटेंशन करना शुरू कर दिया, और जो इनका यूरिन होता है उसी से पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। हमिंग बर्ड जो है उन्होंने अपनी जो बीक की शेप है उसको बदलना शुरू कर दिया, जैसे जैसे उनको दिखा कि प्लांट का पॉलिनेशन हमारी वाली बीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब चोंच ही बदल दी अपनी धीरे धीरे। बायोम की बात करेंगे, बायोम एक बड़ी टर्म है, ये बहुत लार्ज एरिया होता है, एक बायोम के अंदर बहुत सारे हैबिटेट जो है वो आ सकते हैं, और बायोम वो एरिया होता है जहां पे एक स्पेसिफिक क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उन सबको वो कॉमन चीजें जो हैं वो फ्रेंडली, मतलब वो चाहिए होती हैं। एनिमल और प्लांट जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके कॉमन नीड्स हैं, अगर एक जगह पे पूरी हो जाएंगी तो वहां पे बायोम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे बसना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल है एक्वेटिक बायोम, ग्रासलैंड बायोम, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। तो बायोम में नंबर ऑफ हैबिटेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इकोटोन क्या होता है, दो इकोसिस्टम्स हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला बायोम एक बड़ी टर्म है, बायोम में बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, है ना, और हमें पता है कि हैबिटेट एड्रेस है ऑर्गेनिज्म का, और जब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में वो लाइफ के साथ एग्जिस्ट करे तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो बायोम हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बायोम वो है जहां पे बहुत सारी इकोसिस्टम्स जो है वो रह रहे हैं एक साथ, है ना। तो इकोटोन क्या हुआ, इकोटोन वो हुआ जहां पे एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जब हम जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बीच का जो जोन है, ट्रांजिशन वाला जोन, उसी को इकोटोन कहा जाता है। और ये इकोटोन जो आपका जोन है ये वेल डिवेल्प्ड होता है, मतलब इसकी शार्प एक बाउंड्री होती है, यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। दो कम्युनिटीज यहाँ पे क्योंकि इंटरेक्ट कर रही होती है, मतलब एक इकोसिस्टम यहाँ का, एक यहाँ का, इनका इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होगी, है ना, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्राइट फीचर होंगे यहाँ पे। तो हाई स्पीशीज का डाइवर्सिटी भी यहीं पे देखने को मिलता है। जब हाई स्पीशीज का डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द इकोसिस्टम 1 और 2, तो इसको एज इफेक्ट कहा जाता है, और जो स्पीशीज सबसे हाई मात्रा में मिलते हैं उनको एज स्पीशीज कहा जाता है। मतलब ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये डेजर्ट इकोसिस्टम है, इनके बीच का जो जोन है इसको बोल दिया हमने इकोटोन है। अब ये क्या होगा, इनके बीच का जोन इकोटोन यानी कि ग्रासलैंड होगा। जब भी आपका जंगल है, जंगल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ तो घास आएगी, जब घास भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी तो डेजर्ट आएगा, बंजर भूमि आएगी, है ना। तो ये जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का ग्रासलैंड है ये इकोटोन है, और यहाँ पे अगर स्पीशीज की संख्या ऑब्वियसली होती ही है, एडजेसेंट इकोसिस्टम से अगर स्पीशीज की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और यहाँ पे कौन से स्पीशीज की संख्या ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, आपकी बर्ड्स की। तो अगर बर्ड्स की संख्या ग्रासलैंड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, तो हम बोलेंगे कि बर्ड्स क्या है, यहाँ पे एज स्पीशीज हैं। तो इसके अलावा मैंग्रोव्स और ग्रासलैंड भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि मैंग्रोव्स दो इकोसिस्टम के बीच में मिलता है, मैरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैरीन माने ओशन का एरिया, टेरेस्ट्रियल माने भूमि, इंटरटाइडल जोन तभी तो बनेगा ना। ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और जो हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे यहाँ पे
अगर हम इकोटोन में देखें तो एस्चुरी में पाई जाती है। एस्चुरी भी तो वही हुआ ना, समुद्र और लैंड जहां पे मिलते हैं उसके बीच का हिस्सा। अब हम बात करेंगे इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन क्या है? ग्रेडियंट्स के अक्रॉस में धीरे धीरे ट्रांजिशन होना। अब मैंने आपको बोला इकोटोन वो है जिसकी बाउंड्री बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हुआ, और हमें समझ आया कि यहाँ पे पूरा चेंज हो गया इकोसिस्टम, क्योंकि ये 1 और 2 इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग चीज बन गई, इसीलिए ये इकोटोन है। लेकिन जो इकोक्लाइन है ना, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। चेंजेस इकोक्लाइन में भी वैसे ही होते हैं कि आप एक इकोसिस्टम से आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। वो जो धीरे धीरे चेंजेस या ग्रेजुअल ट्रांजिशन आते हैं उसी को बोलते हैं इकोक्लाइन का इफेक्ट। लेकिन इसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चेंज जो है एक इकोसिस्टम से दूसरे में आता रहता है। कोई नया इकोसिस्टम अलग से बाउंड्री के साथ हमें बनता हुआ नजर नहीं आता, तो शार्प बाउंड्री आपको इकोक्लाइन में देखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल, जब भी आप मसूरी से नीचे की तरफ आते हैं, मसूरी से जैसे आप देहरादून पहुंचते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टेम्परेचर में चेंज आना शुरू होता है। देहरादून से दिल्ली की तरफ आते हैं तो गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये सब बहुत ग्रेजुअल तरीके से हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली, है ना। कुछ सर्टन ग्रेडियंट्स ऐसे हैं, फैक्टर्स कह लीजिए, जो धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। जैसे मसूरी से दिल्ली आते टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे करके बदल रहा है, इसी तरीके से इकोक्लाइन में हम एक फैक्टर या ग्रेडियंट देखते हैं जो धीरे धीरे ट्रांजिट हो रहा होता है, और उसी को हम बोलते हैं कि ये इकोक्लाइन का एक सिस्टम जो है वो चल रहा है, क्योंकि इसमें शार्प बाउंड्री नहीं है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक बहुत बड़ी टर्म हो गई, यानी कि धरती का वो हिस्सा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स जो हैं वो एक साथ जहां पे लाइफ बना रहे होंगे धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, तो उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर दोनों आते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पोल्स, हाई माउंटेन, डीप ओशियन जो है वो बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि आपको यहाँ पे फंगी, बैक्टीरिया, इन सब का जो स्पोर्स है, छोटे छोटे कण, वो देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब जिंदा नहीं होते। ये सब इनके मेटाबॉलिकली इनएक्टिव अंश होते हैं जो वहां पे इतने हाइट में दिख रहे होते हैं। ये जिंदा नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। तो कैसे बोल दें कि हम ये सपोज हाई माउंटेन, डीप ओशन में लाइफ या बायोस्फीयर है? तो बायोस्फीयर का हिस्सा पोल्स, हाई माउंटेन या फिर डीप ओशन जो है वो नहीं है। सो जितनी भी बेसिक टर्म्स आपकी थी इकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड, उनको हमने कवर कर लिया है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।